स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजेता 2.0 में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से जितने प्रश्न जितने सवाल बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कराने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम कि संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल पद का चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 5 में, संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का पद, महान्यायवादी के पद की चर्चा है। बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी योग्यता क्या होता है, इनका कार्य कैसा होता है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो होते हैं महान्यायवादी, तो ये महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी हम लोग बोल रहे हैं तो महान्यायवादी होते हैं। भारत सरकार को विभिन्न मामलों पे ये जो है सलाह देते हैं, यानी कि भारत सरकार को ये कानूनी सलाह देते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और साथ ही सरकार को कानूनी जानकारी देते हैं। यानी कि संसद में जब भी कोई बिल पास होगा, सरकार जब किसी विधेयक को लेकर आएगी, तो सरकार जब किसी प्रकार के कोई विधेयक को लेके आती है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि देखिए, सरकार का पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पीछे से कोई होता है जो उनको मॉनिटर करता है, जो उनको गार्ड करता है, उन्हें बताता है कि आप जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, जो कानून आप बनाने वाले हैं, उसमें क्या नफ़ा है, क्या उसका लाभ है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पीछे से कोई बताता है। कोई एडवाइज़र होता है, कोई सलाहकार होता है जो उनको सलाह देता है, तो वो होते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं तो वो सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। यानी सरकार पढ़ी लिखी रहे, पढ़ा लिखा रहे या अनपढ़ रहे, इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पीछे से गाइड करने के लिए अटॉर्नी जनरल होते ही हैं, महान्यायवादी होते हैं, जो उनको बताते हैं कि आप किस विधेयक को लाएंगे, कैसे पारित होगा, उनमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में कोई ना कोई होता है जो उनको गाइड करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। तो इनकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता होती है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जो जज की योग्यता होती है वो होता है कि या तो वो हाई कोर्ट में 10 साल तक वो वकालत किए हो, वकील हों, या फिर 5 साल तक वो जज हों। तो इनकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा के लाके हम लोग महान्यायवादी नियुक्त कर दें, ऐसा नहीं होता है। बताया गया है कि उनकी योग्यता जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। हर ग्रेजुएट इंसान जैसे डीएम नहीं बन सकता है ना, तो ठीक उसी प्रकार की अगर उनकी जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट की योग्यता के बराबर इनकी योग्यता होती है, लेकिन वहाँ के जज को उठा के हम लोग महान्यायवादी नहीं बना देते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि इनकी जो होती है वो नियुक्ति कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, जिनकी भी नियुक्ति होती है तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा भी सकते हैं। यानी कि सारा काम जो है, सारा खेला जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं। जब इन्हें नियुक्त करने की बारी आती है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को ये सलाह देते हैं कि फलां को जो है अटॉर्नी महान्यायवादी नियुक्त किया जाए, और जब हटाने की बारी भी आएगी तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को ये सलाह देंगे कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को है इस पद से हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो के वेणुगोपाल जी हैं हमारे महान्यायवादी, तो ये मुकुल रोहतगी के स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, मुकुल रोहतगी के स्थान पर ये आए हैं। तो जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर रहे होते हैं, लेकिन बदनाम क्या, मतलब कि नाम जो होता है वो राष्ट्रपति जी का हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी का नाम हो जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि भारत में 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप, कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और उनके सलाह पर ही इन्हें हटाया जाता
है। ठीक है, ये जो होते हैं तो ये केंद्र सरकार को यानी भारत सरकार को ये जो है कानूनी जानकारी सलाह देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनकी सलाह को अमल करने के लिए, इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 3 विधि अधिकारी जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होते हैं, इनकी योग्यता मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। ये सरकार का, पूरे हिंदुस्तान में सरकार का कहीं भी केस लड़ सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। भैया सुप्रीम कोर्ट की योग्यता के बराबर जब इनकी योग्यता है तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार का पक्ष लेते हुए केस लड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत का महाधिवक्ता होता है यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। तो इनके जो प्रमुख कार्य होता है वो महान्यायवादी का सहायक होते हैं, उनकी ये सहायता करना ही इनका कार्य होता है। ये भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी की जो है ये सहायता करते हैं मतलब क्या, उनके घर में जाके ये किचन में खाना बनाएंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। तो उनका जब क्या होता है कि वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो आप किसी को अपना जो है सहायक बनाते हैं, हेल्पर बनाते हैं कि मेरा आधा काम या मेरे पीछे वाला काम जो है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए ऐसा हम बोल रहे हैं। तो ये महान्यायवादी की जो है वो सहायता करते हैं और उनके पीछे से ये हेल्प कर रहे थे, उनकी सहायता के लिए ही इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनकी योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकी योग्यता हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर होती है। ठीक है, इनकी योग्यता हाई कोर्ट और इनकी योग्यता जो होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। और ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सरकार का पक्ष ले सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। यहाँ पे समझना है आपको कि महान्यायवादी के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में ये सरकार का पक्ष लेते हुए केस लड़ सकते हैं, सरकार के पक्ष में केस लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जब मैंने आपको बताया कि भारत का महाधिवक्ता, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सरकार का पक्ष लेते हुए केस लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये इनकी योग्यता भी हाई कोर्ट के जज के बराबर हो सकती है। यानी कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को अगर बोला जाए कि आप प्राइमरी क्लास के बच्चों को जो है, प्राइमरी स्टूडेंट्स को आप पढ़ा दीजिए तो वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी टीचर को आप बोला जाता है कि आप जाके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, पीएचडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक पीएचडी वाले यूनिवर्सिटी के एक टीचर को अगर आप बोलते हैं कि आप जाके प्राइमरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए तो वो पढ़ा देते हैं। यानी कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन जिनका पद जो नीचे होता है तो जाहिर सी बात है उनके पास अनुभव भी कम होता है, तो वो वहाँ से जाकर डायरेक्ट वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि भारत के अपर महाधिवक्ता ये जो होते हैं तीसरे नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए होती है, या पद भी इनका वैधानिक होता है। और इनकी योग्यता जो होती है तो इनकी योग्यता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर होती है और ये सरकार के पक्ष में केस लड़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की योग्यता के बराबर होती है जज की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की जितनी योग्यता होती है उनकी इतनी भी योग्यता, इनकी भी योग्यता उतनी ही होती है और ये सरकार के पक्ष में ही केस लड़ते हैं। अगर हम लोग महान्यायवादी की बात करते हैं तो इनकी संख्या 1 होती है। अगर महाधिवक्ता की बात करें तो इनकी संख्या 1 होती है। लेकिन अगर भारत के अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 4 हो गया। ये सब जो होते हैं वो सरकार के पक्ष में केस लड़ते हैं, सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे, ये सरकार के पक्ष में अपना जो है वो सरकार के सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार, और सरकार के पक्ष में ये केस लड़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना वो नॉर्मल आम जनता का भी जो है वो केस लड़ सकते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद में बैठ सकते हैं, संसद में भाषण दे सकते हैं, किसी भी सदन में वो बैठ सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो वो दोनों सदनों में वो बैठेंगे, वो भाषण भी देंगे, वो कार्यवाही में भी भाग लेंगे। लेकिन जब बात वोट डालने की होगी तो वो वोट नहीं डाल सकते।
हैं तो क्वेश्चन आएगा कि किन्हें जो है वो संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे, बैठेंगे, वहाँ पे भाषण देंगे, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्य, मतलब कि यहाँ पे समझते हैं, शब्दों पे नहीं जाएंगे हम। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना, वो आम जनता का भी केस लड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप या हम उनसे ये कहें कि हमारा कोई, जैसे कोई गंभीर सिचुएशन आ जाता है, तो हम अगर उनसे कहें कि हमारा केस लड़ें, तो वो हमारा भी केस लड़ेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सरकार के ऊपर हम केस कर देते हैं, सरकार के विरोध में हम केस करते हैं, तो भैया वो हमारा साथ नहीं देंगे, वो हमारा जो है केस नहीं लड़ेंगे। ये सरकार के पक्ष में केस लड़ेंगे, आम जनता का केस लड़ेंगे ये, लेकिन सरकार के विरोध में जाकर ये केस नहीं लड़ेंगे। एक संसद सदस्य को जितनी भी सुविधाएं प्राप्त होती है, उनको भी महान्यायवादी को उतने सारे अधिकार प्राप्त हैं। इनको जो है भत्ते मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेगा, मकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इनको भाई साहब वेतन नहीं दिया जाएगा। अब वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? जब सारी सुविधाएं इनको मिला ही है तो वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा? तो इसलिए क्योंकि ये आम जनता का भी केस लड़ सकते हैं। तो जब ये आम जनता का केस लड़ सकते हैं, यानी कि आप पब्लिक का केस लड़के वहाँ भी आप जो है वो पैसे लेंगे और सरकार का भी आप केस लड़ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इनको जो है वो वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन बाकी जो सारे अधिकार हैं, सारे भत्ते हैं, इनको दिया जाता है। इसीलिए इनको जो है सैलरी नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि क्यों नहीं दिया जाता है, किन्हें नहीं दिया जाता है, तो आपने बताना है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम लोग समझ जाते हैं कि इनका जो है महान्यायवादी का ये चुनाव नहीं होता है। पहले ही मैंने क्लियर किया कि इनका जैसे प्रधानमंत्री का है ना चुनाव होता है, तो इनका चुनाव नहीं होता है। इनका जो होता है वो इन्हें नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ फला आदमी जो है, इन्हें हम महान्यायवादी के पद पर हमें नियुक्त करना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है इन्हें नियुक्त कर देते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। यानी कि जब प्रधानमंत्री बोल देंगे राष्ट्रपति को कि वो नहीं चलेंगे, उन्हें हटा दीजिए, तो हटा देंगे। ठीक है, तो ये प्रसाद पर्यंत रहेंगे राष्ट्रपति के। इनका कार्यकाल, संसद में इनको हटाने के लिए ना तो कोई चर्चा है, ना ही संसद में इनके कार्यकाल से संबंधित कोई चर्चा है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक होना चाहिए। और इनको हटाने के लिए, जैसे राष्ट्रपति को, उन्हें हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है, तो इन्हें हटाने के लिए ऐसा कोई चर्चा ही नहीं किया गया, ना ही इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 165 के बारे में। जब हम लोग महान्यायवादी की चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा करनी है। देखिए, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल। यहाँ पे भी एजी, अरे एजी वो जी वो वाला एजी नहीं है, अरे आप यहाँ पे समझिए कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, एजी मतलब एडवोकेट जनरल। ये एडवोकेट जनरल जो होते हैं, जैसे केंद्र सरकार का पक्ष लेते हैं ना अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक उसी प्रकार से आपके एजी एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ये जो है राज्य सरकार के पक्ष लेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके कानूनी सलाहकार बनेंगे। तो अब इनकी नियुक्ति कैसी होती है? ठीक उसी तरह से होती है जैसे प्रधानमंत्री के सलाह पे जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल जो है इनको नियुक्त करेंगे, और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल इनको जो है इनके कार्य से हटा देंगे। ये भी पूर्णकालिक नहीं होंगे। ठीक है, ये भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि जब चाहेंगे मुख्यमंत्री, जब इनको कहा जाएगा कि हटा दीजिए तो हटा दिए जाएंगे, जब चाहेंगे नियुक्त कर दिया जाए तो ये नियुक्त कर दिए जाएंगे। इनका भी जो होता है ये इनको भी हटाने के लिए इनका कार्यकाल के बारे में कोई चर्चा नहीं, मतलब इनको कार्यकाल क्या होना चाहिए इस बारे में इनका कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है वो आम जनता का केस लड़ सकते हैं, और इन्हें भी है बाकी सारी सुविधाएं दिया जाती है सिवाय वेतन को छोड़कर। वेतन नहीं दिया जाता है, इसके अलावा इन्हें गाड़ी दिया जाता है, मकान हो गया आपका, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ये सारा चीज़ें इन्हें दिया जाता है, भत्ते इन्हें दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। तो देखिए ये क्या क्या कर सकते हैं। तो ये उस राज्य में जहाँ के हैं, ये एडवोकेट जनरल जहाँ के हैं, तो वहाँ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस लड़ सकते हैं। और ये भी ठीक उसी तरह से विधानमंडल में ये भाग ले सकते हैं, लेकिन भाई साहब ये वोट नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि महान्यायवादी संसद में भाग लेंगे, कार्यवाही में भाषण देंगे, लेकिन वोट नहीं डालेंगे ना। तो ठीक उसी तरह से आपके एडवोकेट जनरल जो हैं, ये वोट इन्हें डालने का अधिकार नहीं है। बाकी कार्यवाही में ये भाग लेंगे। इनकी योग्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है और एडवोकेट जनरल क्या होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो आपको चूकना नहीं, ये सारी क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीज़ों के बारे में आई होप कि आप समझ गए होंगे कि महान्यायवादी क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, महाधिवक्ता के बारे में सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये महान्यायवादी हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में केस लड़ेंगे, सरकार के पक्ष में लड़ेंगे, उनके विपक्ष में ये कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, और सरकार से जुड़ी किसी व्यक्ति पर अगर हम केस कर देंगे तो हमारा केस ये नहीं लड़ेंगे, यानी सरकार के विपक्ष में ये नहीं जाएंगे, सरकार के विरोध में ये कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, सरकार का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता है। सरकार मतलब बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है ना, तो उनका वो शिक्षित है, उनका पढ़ा लिखा है, क्योंकि उनको पीछे से कोई ना कोई होता है जो उनको सलाह दे रहा होता है कि आप कौन सा विधेयक लाएंगे, कौन सा कानून पास होगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो पीछे से उनको होता है जो कोई इस बारे में उनको बताता है कि किस तरह की दिक्कतें होंगी। संसद में उनके सारे अधिकार है, लेकिन भाई साहब ये वोट नहीं डाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।